नमस्कार स्टूडेंट्स। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम इंडियन हिस्ट्री के एक बहुत ही क्रूशियल और एपिक कालखंड को एक्सप्लोर करने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं 1000 सीई से 1700 सीई के बीच के उन 700 सालों की जिन्होंने मॉडर्न इंडिया की असल नींव रखी। तो चलिए बिना किसी देरी के इतिहास के इन पन्नों में गहराई से डाइव करते हैं। अब जरा कल्पना कीजिए, 700 सालों तक लगातार बड़े पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे हैं, बाहर से एक के बाद एक कई विदेशी इन्वेजन्स हो रहे हैं। ऐसे में आमतौर पर क्या होता, कोई भी सिविलाइजेशन टूट जाती, राइट? लेकिन यहाँ कहानी बिल्कुल अलग थी। हमारी सभ्यता खत्म होने के बजाय पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रांग होकर उभरी। ये कोई जादू नहीं था, बल्कि ये कहानी है भारत के अदम्य साहस और कभी हार न मानने वाले रेजिलियंस की। आज के हमारे इस सफर का रोड मैप एकदम क्लियर है। हम इन 6 मेन पिलर्स पर फोकस करेंगे, जिसमें 1000 से 1700 सीई के भारत की स्थिति से लेकर सॉवरेनिटी की रक्षा, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, भक्ति ट्रेडिशन, मिलिट्री स्ट्रेंथ और आखिर में इकोनॉमी और कल्चरल कंटिन्यूटी शामिल हैं। इन पॉइंट्स को समझने के बाद ये पूरा युग एग्जाम्स के लिए एकदम क्लियर हो जाएगा। तो शुरू करते हैं हमारे पहले पिलर से, यानी 1000 से 1700 सीई का वो दौर जब इंडियन सबकॉन्टिनेंट में बड़े पैमाने पर उथल-पुथल हो रही थी। इस पूरे एरा को समझने के लिए ना 2 शब्द बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध और रेजिलियंस यानी लचीलापन। इतिहास में इसका मतलब सिर्फ युद्ध के मैदान में लड़ना नहीं था, इसका असली मतलब था विदेशी ताकतों के खिलाफ डट कर खड़े रहना और साथ ही अपनी कल्चर, अपनी पहचान को समय के साथ ढालकर और भी मजबूत बनाना। अगर हम इस टाइमलाइन पर एक नज़र डालें तो 1000 सीई के आसपास नई चुनौतियां आनी शुरू हुईं, लेकिन 1300s के दशक तक आते आते कई नए और पावरफुल रीजनल किंगडम्स का उदय हो चुका था। 1500 का दशक तो आर्किटेक्चर और भक्ति आंदोलन का एकदम पीक था, और 1700 तक भारत के अलग अलग रीजन्स ने अपनी एक बेहद मजबूत सांस्कृतिक पहचान बना ली थी। अब आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर, सेफ गार्डिंग द सॉवरेनिटी। चलिए उन इनक्रेडिबल कहानियों को देखते हैं जहां क्षेत्रीय शक्तियों ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। ये आज़ादी की लड़ाई किसी एक जगह तक सीमित नहीं थी। नॉर्थ और वेस्ट में राजपूत एक मजबूत ढाल बनकर खड़े थे। साउथ में विजयनगर साम्राज्य ने धर्म और भव्य आर्किटेक्चर को बचाया। वेस्ट और सेंट्रल इंडिया में मराठों की ब्रिलियंट गिरिला वॉरफेयर ने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए, और नॉर्थ ईस्ट में अहोमों ने विदेशी ताकतों को एक बार नहीं कई बार सफलतापूर्वक खदेड़ा। हर रीजन का अपना एक अलग और बहुत ज़रूरी रोल था। लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इनका सबसे बड़ा हथियार तलवारें या भाले नहीं थे, बल्कि इनकी यूनिटी थी। इन अलग अलग राज्यों के अलायंसेस और कॉन्फेडरेसीज ने मिलकर एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी जिसे पार करना बड़ी बड़ी विदेशी शक्तियों के लिए भी लोहे के चने चबाने जैसा हो गया। सिर्फ युद्ध ही नहीं हो रहे थे। हमारा तीसरा मेजर पिलर है आर्ट एंड आर्किटेक्चर का विकास। इस कालखंड में कुछ ऐसा रचा जा रहा था जो आज भी हमें हैरान कर देता है। एक तरफ साउथ का ब्रेथ टेकिंग ड्रेविडियन आर्किटेक्चर था, जहां आसमान छूते गोपुरम और विशाल मंदिर परिसर बनाए जा रहे थे, और दूसरी तरफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर उभर रहा था, जो अपने शानदार गुंबदों, मेहराबों और बेहद बारीक जियोमेट्रिक पैटर्न्स के लिए जाना जाता है। इन दोनों स्टाइल्स ने मिलकर भारत को एक अनोखी सुंदरता दी। जरा इमेजिन कीजिए, एंशिएंट टाइम्स की उस सुनहरी धूप में चमकते हुए ये ऊंचे मंदिर, अभेद्य किले और शाही महल कैसे दिखते होंगे। ये मजेस्टिक मॉन्यूमेंट्स और गहरी ठंडी बावड़ियां सिर्फ ईंट पत्थर के ढांचे नहीं थे, ये हमारी सांस्कृतिक पहचान और प्राइड के साक्षात सिंबल थे। और हाँ, सिर्फ इमारतें ही नहीं बन रही थीं। हमारा चौथा पिलर है भाषाएं और भक्ति परंपरा। ये भौतिक विकास एक गहरी स्पिरिचुअल और भाषाई जागृति से भी जुड़ा हुआ था। इस दौरान एक बहुत बड़ी लिंग्विस्टिक रेवोल्यूशन यानी भाषाओं की क्रांति हो रही थी। संस्कृत और फारसी के अलावा आम लोगों की रीजनल लैंग्वेजेस जैसे हिंदी, बंगाली, तमिल, मराठी, तेलुगु और उर्दू का तेजी से विकास हुआ। ज्ञान अब सिर्फ महलों या विद्वानों तक सीमित नहीं रहा, वो सीधे आम जनता तक पहुंचने लगा। और इन्हीं भाषाओं के जरिए शुरू हुआ महान भक्ति आंदोलन। कबीर के दोहे हों, मीराबाई की कृष्ण भक्ति, गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं, तुलसीदास जी और चैतन्य महाप्रभु, इन महान संतों ने समाज को समानता, प्रेम, एकता और सोशल हार्मनी का वो पाठ पढ़ाया जिसने पूरे भारत को भावनात्मक रूप से एक कर दिया।
आध्यात्मिकता की इस शांत लहर से निकलकर अब जरा बैटलफील्ड की तरफ चलते हैं। हमारा 5वां पॉइंट है किले और सैन्य शक्ति। उस दौर के डिफेंस सिस्टम्स इतने स्ट्रेटेजिक थे कि लिटरली प्रकृति को ही अपना हथियार बना लिया गया था। ऊंचे पहाड़ों पर बने हिल फोर्ट्स दुश्मनों पर नजर रखने के लिए, रेगिस्तान के हार्श टेरेन का फायदा उठाते डेजर्ट फोर्ट्स और समुद्री तटों को सुरक्षित करते कोस्टल फोर्ट्स और नेवी, फहराते झंडे, तेज घुड़सवार सेना और किलों की ये ऊंची दीवारें एक ऐसी ढाल बनाती थीं जिसे भेदना लगभग नामुमकिन था। यही थी भारत की असली स्ट्रेंथ। उनकी ताकत सिर्फ सेना के साइज में नहीं थी, बल्कि अपने ज्योग्राफी, पहाड़ों, रेगिस्तानों और समुद्र का चतुराई से इस्तेमाल करके अपनी रक्षा करने में थी। युद्ध और रक्षा के साथ साथ किसी भी राज्य को चलाने के लिए इकोनॉमी सबसे जरूरी होती है। यही हमारा छठा और आखिरी पिलर है, अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक निरंतरता। सोचिए, इतने सारे पॉलिटिकल अपहीवल्स के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था रुकी नहीं। दूर दूर तक फैले ट्रेड रूट्स, बिजी बंदरगाह, लहलहाते खेत और हैंडीक्राफ्ट्स के वाइब्रेंट बाजार लगातार चलते रहे। मर्चेंट्स और रीजनल स्टेट्स ने मिलकर ये इंश्योर किया कि व्यापार बढ़ता रहे और आर्थिक समृद्धि बनी रहे। लेकिन इन पूरे 700 सालों की सबसे खूबसूरत बात क्या थी? यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी अनेकता में एकता। सत्ताएं आईं और गईं, राजनीतिक बदलाव हुए, लेकिन भारतीय कल्चर की मूल आत्मा, हमारी ट्रेडिशंस और हमारे वैल्यूज कभी नहीं टूटे। इतनी विविधताओं से भरा होने के बावजूद ये देश भीतर से एक ही था। तो इस एक्सप्लेनर के एंड में आइए एक बहुत ही प्रोफाउंड सवाल पर विचार करें। अगर उस काल में हमारे रीजनल किंगडम्स ने वो आज़ादी की लड़ाई, वो रेजिलियंस और वो कल्चरल यूनिटी नहीं दिखाई होती, तो क्या आज का मॉडर्न इंडिया वैसा होता जैसा हम आज देखते हैं? बिल्कुल नहीं। उनका वो लंबा संघर्ष ही वो मजबूत नींव है जिस पर आज का भारत शान से खड़ा है। इस गहराई में जाकर सीखने के लिए धन्यवाद और हमेशा की तरह आगे बढ़ते रहें और सीखते रहें।